हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। अगर आप होम साइंस से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास उसके लिए रामबाण साबित होने वाली है। क्लास इतनी महत्वपूर्ण क्यों होने वाली है? क्योंकि आज की क्लास में हम इतने बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी होम साइंस की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। हमारा बस मेन उद्देश्य यही है इस सीरीज को लाने का, ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। बस आप हमें अपना कीमती समय देते रहिए, बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे और हम और भी बेहतर प्रयास यहाँ पर करते रहेंगे आपके लिए, ताकि आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। और आज ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठिएगा। जो भी आज की क्लास से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा, ताकि एग्जाम के समय आप उन्हें रिवाइज कर सको। और आपका स्कोर कितना रहा आज की क्लास से, कितने क्वेश्चन आपको आते थे और कितने आपको नए सीखने को मिले, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। ऑप्शन पढ़कर सीखना, ऑप्शन 2 करके सीखना, ऑप्शन 3 देखकर सीखना, ऑप्शन 4 सुनकर सीखना। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण होगा, कितने एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। UPLT 2018, GIC 2017, GIC प्रवक्ता एग्जाम 2015, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 और TGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, क्या होगा ऑप्शन। तो प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत है वो है कर कर सीखना। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, संवर्तन क्या है? ऑप्शन शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, ऑप्शन 2 हल्की वायु का ऊपर उठना एवं भारी वायु का नीचे आना, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। TGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताने कि संवर्तन क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें, संवर्तन शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, ये भी ऑप्शन हमारा सही होगा। और हल्की वायु का ऊपर उठना और भारी वायु का नीचे आना, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो इस प्रकार हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, दोनों ही सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है। यहाँ पर रट महोदय ने कला का कौन सा मूल तत्व नहीं बताया, ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए स्वरूप, ऑप्शन 2 रेखा, ऑप्शन 3 स्पर्श, ऑप्शन 4 प्रकाश। PGT 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रट महोदय ने कला का मूल तत्व क्या नहीं बताया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इन्होंने स्वरूप भी बताया है, रेखा भी बताया है और स्पर्श भी बताया है, लेकिन प्रकाश इसमें शामिल इन्होंने नहीं किया है। तो ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पर सही है, ऑप्शन 4। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में खालिस्तान में किया गया। आपको बताना है कि कहाँ पर किया गया। टेक्सास विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या हार्वर्ड विश्वविद्यालय। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में कहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सर्वप्रथम कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर होगा, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर सर्वप्रथम इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम 1873 में इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। और ये कहाँ पर है? इंग्लैंड में। ये विश्वविद्यालय है इंग्लैंड का, इंग्लैंड, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और कब किया, ये आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया। एलन रिचर्ड 1895, लैंड ग्रांट कॉलेज एसोसिएशन 1948, EB वोरहीज 1894 या डे 1892। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया, यह आपको यहाँ पर बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। तो एलन रिचर्ड 1895 में, ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। लैंड ग्रांट कॉलेज एसोसिएशन 1948, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। डे 1892, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। EB वोरहीज ने 1894 में इस एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और कब किया? ये 1894 में किया।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है। ऑप्शन पहला साझेदारी और निर्णय निर्माण। ऑप्शन 2 लंबी बीमारी। ऑप्शन 3 आयु में परिवर्तन। ऑप्शन 4 प्राधिकार की स्थिति। टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है। कौन सा उदाहरण यहाँ पर सही होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, साझेदारी और निर्णय निर्माण आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए एक उदाहरण है, साझेदारी और निर्णय निर्माण। तो ऑप्शन पहला ही हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाइपरटेंशन का कारण होता है। ऑप्शन पहला उच्च पल्स चाप। ऑप्शन 2 उच्च रक्तचाप। ऑप्शन 3 निम्न रक्तचाप। ऑप्शन 4 निम्न पल्स चाप। पीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, हाइपरटेंशन का कारण होता है। तो क्या कारण होता है हाइपरटेंशन का, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या उच्च पल्स चाप होगा, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। निम्न रक्तचाप, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। निम्न पल्स चाप, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन का कारण होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए। ऑप्शन पहला ज़्यादा रेशा युक्त। ऑप्शन 2 कम रेशा युक्त। ऑप्शन 3 वसा में भरपूर। ऑप्शन 4 प्रोटीन में भरपूर। टीजीटी राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि अतिसार, जिसे हम दस्त कहते हैं, अतिसार दस्त, आपको यहाँ पर बताना है कि दस्त के रोगी को भोजन देना चाहिए। तो कैसा भोजन देना चाहिए, आपको यहाँ पर बताना है। क्या ज़्यादा रेशे युक्त भोजन देना है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। वसा में भरपूर, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। प्रोटीन में भरपूर, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए कम रेशा युक्त। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, मूत्र में प्रोटीन आना निम्न में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है। यहाँ पर आपको बताना है कि मूत्र में अगर प्रोटीन आती है तो इसमें किस बीमारी का मुख्य लक्षण है। एथेरोस्क्लेरोसिस, अल्सर, वक्सीय रोग या टाइफाइड। यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है यहाँ पर प्रोटीन में मूत्र का आना किस बीमारी का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, अल्सर नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से वक्सीय रोग। तो मूत्र में प्रोटीन का आना वक्सीय रोग का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम ये प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, अगर आपको ये हमारा प्रयास, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। बस हम आपसे आपका कीमती समय यहाँ पर ले रहे हैं, कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे ऐसे ही, ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और हमें ये ज़रूर बताइए आपको कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए देख लेते हैं अपना 10वां क्वेश्चन। पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े या यकृत। जीआईसी प्रवक्ता 2009, 15 और 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। क्या हृदय से संबंधित है, क्या मस्तिष्क के, क्या फेफड़े से, क्या यकृत के। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर चाहिए, पीलिया रोग यकृत से संबंधित है। तो शरीर के यकृत क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मधुमेह के रोगी को खालिस्तान आहार देना चाहिए। उच्च कैलोरी और कम प्रोटीन, उच्च रेशा और उच्च कैलोरी, कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन, कम कैलोरी और कम प्रोटीन। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 और जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो मधुमेह का रोगी होता है उसे कैसा आहार देना चाहिए। क्या उच्च कैलोरी कम प्रोटीन, क्या उच्च रेशा उच्च कैलोरी, क्या कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन, क्या कम कैलोरी और कम प्रोटीन। आपको यहाँ पर बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा उच्च कैलोरी और कम प्रोटीन, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उच्च रेशा और
उच्च रेशा और उच्च कैलोरी, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कम कैलोरी और कम प्रोटीन, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन वाला आहार मधुमेह के रोगी को देना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। ऑप्शन पहला, इंसुलिन के अधिक स्त्रावण के कारण, इंसुलिन के कम स्त्रावण के कारण, लीवर का सही कार्य न करने के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। टीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है कि डायबिटीज मेलिटस हो जाता है तो किसके कारण से होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, डायबिटीज मेलिटस हो जाता है इंसुलिन के कम स्त्रावण के कारण। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, दूध में मौजूद मुख्य प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? केसीन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। और यहाँ पर देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है झारखंड, टीजीटी झारखंड 2017, टीजीटी 2010 और यूजीसी नेट 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। जो क्वेश्चन कई कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन्हें आप नोट करते हुए चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनर वही क्वेश्चन उठाते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और हमने भी ज़्यादातर क्वेश्चन वही लिए जो कई कई बार एग्जाम में पूछे गए। आपको बताना है कि दूध में मौजूद प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? केसीन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें, पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, दूध में मौजूद प्रोटीन केसीन प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है। ऑप्शन पहला, नींबू और फूल गोभी में, सेब और बैंगन में, गोभी और संतरा में, पपीता और आलू में। पीजीटी 2013, यूजीसी नेट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है। तो किनका मिश्रण मिलता है ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या नींबू फूल गोभी का मिलेगा? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेब बैंगन, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। पपीता आलू, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है, गोभी और संतरा में फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण में मिलता है। तो किसे मिलता है? ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए आटा, चावल, घी, आलू। तो आपको यहाँ पर बताना है कि प्रत्येक वर्ष फसल के समय क्या खरीद लेना चाहिए। टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए हमें चावल। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही है, चावल हमें खरीद लेना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, जल की अशुद्धियाँ होती है। ऑप्शन पहला, तैरने वाली, घुलित, जीवाणु या इनमें से सभी। टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि जल में अशुद्धियाँ होती है तो किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती है? क्या तैरने वाली होती है, घुलित होती है, जीवाणु होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, जल में घुलित अशुद्धियाँ होती है, तैरने वाली भी होती है, घुलित भी होती है और जीवाणु भी होती है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है, इनमें से सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, प्याज काटते वक्त हमें इस कारण रोना आता है। ये आपको बताना है कि किस कारण रोना आता है हमें प्याज काटते वक्त। पहला ऑप्शन, सल्फर यौगिक से, वाष्पशील सल्फर के उत्पन्न से, एंजाइम की क्रिया से या इनमें से सभी। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्याज काटते वक्त हमें इस कारण रोना आता है तो किस कारण से आता है? तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, सल्फर यौगिक के कारण हमें प्याज काटते वक्त रोना आता है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? प्रोटीन, फल, वसा, दूध। पीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे होता है? क्या प्रोटीन से होगा, फल से होगा, वसा से होगा या दूध से होगा? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कोलेस्ट्रॉल का जो सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध होता है वो वसा से होता है। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है नाइट्रोजन से, सल्फर से, अमीनो अम्ल से, उपरोक्त में से कोई नहीं। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है तो किससे बना होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या नाइट्रोजन से होगा, सल्फर होगा, अमीनो अम्ल होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए, प्रोटीन का कार्बनिक यौगिक बना होता है अमीनो अम्ल से। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। बासी ब्रेड में आमतौर पर खालिस्तान का असर होता है। मोल्ड, बैक्टीरिया, कीड़े, वायरस। आपको यहाँ पर बताना है कि बासी ब्रेड में आमतौर पर किसका असर होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 लगातार पूछा गया है क्वेश्चन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। बासी ब्रेड में आमतौर पर मोल्ड का असर होता है, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम आपको और भी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आप ऐसे ही हमारी रेगुलर क्लासेस देखते हैं तो क्लास अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, और भी बच्चों को जोड़िए इसमें, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और हम बस यही प्रयास करना चाहते हैं कि ताकि हमारी वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर पाओ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी में अभी से ही जुट जाइए और बेहतरीन तैयारी करिए आप हमारे साथ में। बेहतरीन कंटेंट हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे अगर आप हमारी क्लास लगातार देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना 21वां क्वेश्चन। साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुविक भोजन विषाक्तता है। ये कथन आपको बताना है कि सत्य है, असत्य है, संबंध नहीं है या विवादित है। टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुविक भोजन विषाक्तता है, तो ये कथन कैसा है, सत्य है या असत्य है या संबंधित नहीं है या विवादित है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें, साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुविक भोजन विषाक्तता, ये कथन क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन पहले हमारा यहाँ पर सही सत्य कथन है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। ऊर्जा का मूल स्रोत होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। कोयला, गोबर गैस, सौर ऊर्जा या पेट्रोल। पीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि ऊर्जा का मूल स्रोत है, तो इनमें से क्या होगा, क्या कोयला होगा, गोबर गैस होगी, सौर ऊर्जा होगी या पेट्रोल होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऊर्जा का मूल स्रोत होता है सौर ऊर्जा। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है। रेशम, नायलॉन, रुई, उक्त सभी के लिए। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओटाई बताना है आपको कि किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है। क्या रेशम के लिए होगी, नायलॉन के लिए होगी, रुई के लिए होगी या उक्त सभी के लिए होगी। तो ओटाई की आवश्यकता होती है रुई के लिए। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। यदि ऊन क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तो वह कड़ा हो जाता है, पतला हो जाता है, मोटा हो जाता है, चमकीला हो जाता है। टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यदि ऊन क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तो वह कैसा हो जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। यदि ऊन क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तो वह कड़ा हो जाता है, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। ऊन अपनी लगभग खालिस्तान मजबूती खो देता है जब गीली होती है। 50%, 30%, 20% या 40%। टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताने की ऊन अपनी लगभग खालिस्तान मजबूती खो देती है जब वह गीली होती है, तो कितने प्रतिशत अपनी मजबूती खो देती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें 50%, ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 20%, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो कहीं कहीं आपको 40% देखने को मिलेगी और कहीं कहीं आपको 25 से 30% मिलेगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऊन अपनी लगभग 25 से 30%, 25% से 30% गीली होने पर अपनी मजबूती खो देती है। तो इस प्रकार आपको एग्जामिनर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सही लगाए, तो ये आपको देखना है। कहीं कहीं आपको 40% और कहीं कहीं आपको 30% देखने को मिलेगी। तो अभी हम यहाँ पर 30% के साथ जाएंगे, तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है। केरेटिन, फाइब्रोइन, सेलुलोज या पॉलीमर्स। टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या केरेटिन होगा, फाइब्रोइन होगा या सेलुलोज होगा या पॉलीमर्स होगा। तो कपास का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सेलुलोज। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27।
जीवित भेड़ से निम्नलिखित किसकी कटाई की जाती है? मोयर, फ्लेनल, फ्लीस या फेल्ट? आपको यहाँ पर बताना है कि जीवित भेड़ से निम्नलिखित में से किसकी कटाई की जाती है? क्या मोयर्स की जाएगी, फ्लेनल की जाएगी, फ्लीस की जाएगी या फेल्ट की जाएगी? ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। और यहाँ पर देखिए कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि जीवित भेड़ में निम्नलिखित में से किसकी कटाई होती है। तो ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर सही होगा? तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, फ्लीस ऊन की कटाई होती है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, जापान, चीन? टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। ये आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कपास उत्पादन में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश चीन है। और चीन के बाद दूसरे नंबर पर है भारत। भारत क्या है? सेकंड भारत है। और अमेरिका थर्ड स्थान पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त है? सूती, नायलॉन, टेरिलिन, डेक्रो? टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि तौलिए के लिए कौन सा कपड़ा उपयुक्त होगा। तो तौलिए के लिए जो उपयुक्त कपड़ा होता है वो होता है सूती कपड़ा। ये आपको पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, लिनन वस्त्र के प्रक्रियाकरण के सही अनुक्रम को बताइए। ऑप्शन पहला रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग, हैकलिंग? ऑप्शन 2 रेटिंग, रिपलिंग, स्केचिंग, हैकलिंग? ऑप्शन 3 स्केचिंग, रिपलिंग, रेटिंग, हैकलिंग? ऑप्शन 4 हैकलिंग, रेटिंग, स्केचिंग या रिपलिंग? यूजीसी नेट 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। लिनन वस्त्र के प्रक्रियाकरण का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग और हैकलिंग। ये प्रक्रिया ये सही इसका अनुक्रम है। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, किस रेशे में ताप व उबलने को सहन करने की क्षमता होती है? रेशम, ऊन, कपास या सूत या जूट? जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस रेशम में ताप व उबलने को सहन करने की क्षमता होती है। क्या रेशम में होगी, क्या ऊन में होगी, क्या कपास में होगी, क्या जूट में होगी? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, कपास या सूती वस्त्र में उबलने या ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, अनानास पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं? तना, जड़, फूल या पत्ता? यूजीसी नेट 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अनानास के पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। तो किस अंग को यहाँ पर कपड़ा बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? तो पत्ते को किया जाता है। तो अनानास के पत्ते को यहाँ पर कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है? चौड़ाई, लंबाई, उत्कृष्टता या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपको यहाँ पर बताना है कि धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है। क्या चौड़ाई को करेगा, क्या लंबाई को, क्या उत्कृष्टता को, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो धागे का काउंट उसके संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है, उसकी उत्कृष्टता को। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, वस्त्र मंत्रालय नवंबर खाली स्थान में सर्जित हुआ। तो आपको बताना है कि किस सन में यहाँ पर सर्जित किया गया। पहला ऑप्शन है हमारा 1970, ऑप्शन 2 1977, ऑप्शन 3 1959, ऑप्शन 4 1985। DSSB PGT एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वस्त्र मंत्रालय नवंबर में सर्जित हुआ। तो कब सर्जित हुआ ये आपको बताना है। क्या 1970 में हुआ? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 1977 ये भी नहीं होगा। 1959 ये भी नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, वस्त्र मंत्रालय नवंबर 1985 में सर्जित हुआ। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, प्रेशर कुकर में खाना पकाने से
ऑप्शन पहला, खाना जल्दी बनता है। ऑप्शन 2, पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। ऑप्शन 3, श्रम कम लगता है। ऑप्शन 4, उपरोक्त में से सभी। टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताने की प्रेशर कुकर में खाना पकाने से क्या क्या यहाँ पर लाभ होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। खाना जल्दी बनता है तो ये भी ऑप्शन हमारा होगा, खाना जल्दी बनता है। पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, ये भी ऑप्शन हमारा होगा। श्रम कम लगता है, ये भी ऑप्शन हमारा होगा। तो इस प्रकार हमारा उपरोक्त में से सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। प्रेशर कुकर में खाना पकाने से खाना जल्दी बनता है, पोषक तत्व नष्ट नहीं होते और श्रम भी कम लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर चौथा हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? तलने से, भूनने से, वाष्प द्वारा, उपरोक्त में से सभी। टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा गया हर एग्जाम में, यहाँ पर कई एग्जाम में लगातार पूछा गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज चेंज करके ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताने की किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? क्या तलने से, भूनने से, वाष्प द्वारा, उपरोक्त में से सभी। आपको यहाँ पर बताने की कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वाष्प द्वारा पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, पोचिंग खाना पकाने की किस प्रकार की विधि है? ड्राई हीट, इरेडिएशन, मॉइस्ट हीट या माइक्रोवेव। आपको यहाँ पर बताने की पोचिंग खाना पकाने की किस प्रकार की विधि है। टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा ये आपको बताना है। पोचिंग खाना बनाने की किस प्रकार की विधि है? तो यह है मॉइस्ट हीट विधि। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा सामान्य रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है? जल, पपीते के बीज, लकड़ी का बुरादा या उपरोक्त सभी। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। क्या जल होगा, पपीते के बीज, लकड़ी का बुरादा या उपरोक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जल ये भी मिलाया जाता है, पपीते के बीज भी मिलाए जाते हैं और लकड़ी का बुरादा भी खाद्य पदार्थों में मिलाए जाते हैं। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। तीनों ही ऑप्शन हमारे सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है? विटामिन बी समूह, विटामिन सी, विटामिन ए या इनमें से कोई नहीं। पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि भोजन पकाते समय यदि हम उसे अधिक चलाते या छानते हैं तो किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, विटामिन बी समूह का ऑक्सीकरण हो जाता है यदि हम भोजन को अधिक चलाते या छानते हैं। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, अंडे में पाए जाने वाला पाइसीकारी एजेंट है? लाइसिन, ओवल्ब्यूमिन, लेसिथिन या एविडीन। आपको यहाँ पर बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूजीसी नेट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अंडे में पाए जाने वाला पाइसीकारी एजेंट है, ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। पहला ऑप्शन लाइसिन, ये तो नहीं होगा। ओवल्ब्यूमिन ये भी नहीं होगा। एविडीन ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, लेसिथिन, अंडे में पाए जाने वाला पाइसीकारी एजेंट है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, लेसिथिन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पसाया जाता है तब नुकसान होता है? विटामिन सी का, विटामिन ए का, बी कॉम्प्लेक्स का या कैल्शियम का। यूपीएलटी यहाँ पर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताने की जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पसाया जाता है तब नुकसान होता है, किस विटामिन का यहाँ पर नुकसान होगा, ये आपको बताना है। क्या विटामिन सी का होगा? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। विटामिन ए ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कैल्शियम का ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो बी कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर क्या होता है? नुकसान होता है। यदि जब हम चावल को ज़्यादा उबालते हैं या पानी को पसाते हैं तो नुकसान होता है हमारा बी कॉम्प्लेक्स का। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाए जाने वाला मिश्रक कौन सा है? कैस्टर ऑयल, मसले हुए आलू, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। मसले हुए आलू, आर्जिमोन ऑयल
या मेटेनिल येलो। आपको यहाँ पर बताना है कि आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाए जाने वाला अपमिश्रक कौन सा है। क्या कैस्टर ऑयल होगा, मसले हुए आलू होगा, आर्जिमोन ऑयल होगा या मेटेनिल येलो होगा। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाए जाने वाला अपमिश्रक है मसले हुए आलू। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व है इमली पाउडर, चौक खड़िया पाउडर, चिकोरी या ईंट का पाउडर। टीजीटी राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मिर्ची पाउडर में मिलाए जाने वाला मिलावटी तत्व कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या इमली पाउडर होगा, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चौक खड़िया पाउडर, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चिकोरी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, ईंट पाउडर। तो मिर्ची में मिलाए जाने वाला मिलावटी तत्व है ईंट का पाउडर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिरका किसका जलीय विलयन है। नींबू का अम्ल, ऑक्सीजन अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सिरका किसका जलीय विलयन है। क्या नींबू का होगा, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑक्सीजन अम्ल, ये भी नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। सिरका जो जलीय विलयन होता है वो होता है एसिटिक अम्ल का। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि ज़्यादातर क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं लेकिन नहीं देखना भूल जाते हैं। उस प्रकार क्या होता है, फिर घर आकर देखते हैं क्या, वहाँ से तो खुश होकर आते हैं एग्जाम से कि हमारा क्वेश्चन सही हो गया, तो लेकिन घर आकर जब पता चलता है यहाँ पर नहीं पूछा गया था, फिर देखते हैं कि क्या हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखते हुए चलेगा। आपको बताना है कि बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला, इनमें से निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना। ऑप्शन 2, उसे धीरे धीरे पकाना। ऑप्शन 3, फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना। ऑप्शन 4, उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको अपना आंसर देना, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या नहीं है, तो इसमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, ये तो होगा। ऑप्शन पहला तो हमारा यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। धीरे धीरे उसे पकाना, ये भी ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप में गर्म करना, ये भी ऑप्शन सही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन हमारा एक ही यहाँ पर बचा हुआ है, उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना, ये इसमें आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। कोल्ड स्टोरेज का तापमान होता है 2 से 55 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन 2, 6 से 24 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन 3, 0 से 32 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन 4, 4 से 18 फ़ारेनहाइट। LT 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि कोल्ड स्टोरेज का तापमान होता है कितने फ़ारेनहाइट होता है, ये आपको बताना है। क्या 2 से 55, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 6 से 24 फ़ारेनहाइट, ये भी नहीं होगा। 4 से 18, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो कोल्ड स्टोरेज का तापमान होता है 0 से 32 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। धूल एवं चिकनाई मिलकर बन जाती है मिट्टी, गंदगी, मैल, अनावश्यक पदार्थ। टीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि धूल एवं चिकनाई मिलकर बन जाती है, तो क्या बन जाती है, ये आपको बताना है। क्या मिट्टी बन जाएगी, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। गंदगी, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अनावश्यक पदार्थ, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो धूल एवं चिकनाई मिलकर बन जाती है मैल, तो मैल की तरह बन जाती है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। चूषण विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है। रेशमी वस्त्रों की, भारी वस्त्रों की, हल्के वस्त्रों की, ऊनी वस्त्रों की। टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि चूषण विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो चूषण विधि द्वारा जो वस्त्रों की धुलाई की जाती है, वे वस्त्र होते हैं भारी वस्त्र। तो भारी वस्त्रों की चूषण विधि द्वारा धुलाई की जाती है, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है। ऑप्शन पहला अरारोट, ऑप्शन 2 आलू, ऑप्शन 3 चावल, ऑप्शन 4 रीठा। टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सर्वाधिक स्टार्च किस में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। सर्वाधिक जो स्टार्च पाया जाता है वो अरारोट में पाया जाता है, तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि
खून के धब्बे किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन बोरिक अम्ल और गर्म पानी, ऑप्शन 2 गर्म पानी व साबुन, ऑप्शन 3 ठंडा पानी, नमक और साबुन, ऑप्शन 4 साबुन व सूर्य का प्रकाश। टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि खून के धब्बे किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। बोरिक अम्ल और गर्म पानी, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। गर्म पानी व साबुन, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। साबुन व सूर्य का प्रकाश, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो खून के धब्बे दूर किए जा सकते हैं ठंडा पानी, नमक और साबुन के द्वारा। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको हमारी क्लास से कितना कुछ सीखने को मिला और कितने क्वेश्चन आपको आते थे, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।